खंजर के किले पर इन्होंने आक्रमण किया और किला काफी समय से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन टूट ही नहीं रहा। समझ। तो इसने एक तरीका निकाला कि उसको एक सिस्टम बनाया इसने, ऐसे जैसे किला है, इन्वेंशन कर रहा था दिमाग लगा, और किला। तो उसने सोचा कि तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने मचान बनवाया खूब ऊंचा, ऐसे टावर टाइप का, लकड़ी का, और रस्सी से खिंचवा करके इसके ऊपर तोप रखवाया। और उसके बाद जो है, इसने आदेश दिया, गोला, कि ऐसा फेंको कि जा करके सीधे यहीं गिरे अंदर, और लोग मरने लगे। तो लेकिन हुआ क्या कि इसने नीचे खड़ा होकर के ये एंगल बता रहा था, है? ये एंगल बता रहा था किस एंगल पर गोला गिराओ। उसने एंगल बताया, उसने एंगल सेट किया, उसने गोला फेंका तो, लेकिन आके इन्हीं के ऊपर गिरा। इन्हीं के बगल की, और ये उड़ गए, है? लेकिन इनके मौत के मतलब, मौत क्या, पूरा इनका आधा शरीर जल गया था, तब भी बंदे के अंदर जीत की ललक थी। इसने जो है तब भी हार नहीं मानी, कहा तुम लोग लड़ते रहो जब तक हमको किले पर अपना झंडा नहीं दिख जाएगा, तो तुम मरूंगा नहीं हो। लोगों ने, उसके जो लोग थे, बहुत ताकत के साथ में लड़ाई की, तब भी घायल होने के बाद भी बैकअप नहीं किए, और फिर जाके उसने हराया, जीत गया कहने का मतलब। और फिर ये सुकून की मौत मरा, जीत की खुशी के साथ। इसकी आखिरी इच्छा इसके बहादुर सैनिकों ने पूरी, फैसला सूरी वंश का सबसे महान शासक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इनकी मृत्यु के बाद था कि किसको गद्दी पर बैठाया जाए। अब इनके सक्सेसर देखते हैं, गद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो ये हुआ कि जलाल खान जो है वो, उसको बुलाओ, उनका बेटा, जलाल को गद्दी पर बैठाया जाए। हालांकि इनसे बड़ा भाई भी एक था, आदिल। ये अपने चक्कर में था, हम बनेंगे राजा, हम बड़े भाई हैं। लेकिन सामंत लोग पसंद करते थे जलाल खान को, क्योंकि ये एक अच्छा, मतलब प्रशासक भी था, योद्धा भी था, तो लोग इसको पसंद करते थे। तो उन लोगों ने जलाल खान को सेम डे ताजपोशी कर दी। ठीक है, ताज बुलाओ उसको जल्दी से। तो आया, वो जो है गद्दी पर इस्लाम शाह दूरी के नाम से बैठा। इस्लाम शाह दूरी, मतलब कि बड़े भाई को सुपरसीड करके ये गद्दी पर बैठ गया।
9 साल तक शासन करेगा। ये दूसरा सबसे महान शासक हुआ। पंद्रह सौ बड़े बा- बड़े पैंतालीस आयु थे से ना बस। 1554 तक शासन करेंगे। 9 साल लगभग शासन किया इन्होंने। इनको तो गुरकी करते। आदिल खान ने आगरा पर चढ़ाई की, छोटी सेना लेकर के ट्राई किया कि इनको जो है गद्दी से भगा देंगे मारकर, लेकिन ये अपने प्रयास में असफल रहे। डिथ्रोन नहीं कर पाए इस्लाम शाह को, हार गए आदिल खान। फिर उसके बाद क्या होता है, 1554 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका 12 वर्ष तक पुत्र था, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसका नाम था फिरोज शाह सूरी। उनके मरने के बाद अगला शासक है फिरोज। फिरोज शाह सूरी जो केवल 12 वर्ष का बालक था, उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। शेर शाह सूरी का एक भतीजा था, जब वो भी गेम में आ गया, जिसका नाम था मोहम्मद मुबारिज खान। इसने म्यूट हत्या कर कर लीजिए दी प्लीज, म्यूट कर लीजिए भाई फिरोज लोग शाह प्लीज। सूरी। फिरोज शाह सूरी छोटे से बालक की हत्या कर दिया मुबारिज खान ने। और खुद गद्दी पर बैठ गया, और इसने अपना नाम रख लिया मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। सर भतीजे क्या नाम बताया था अभी आपने? मुबारिज खान। मुबारिक खान, ठीक है। मुबारिज खान। अरे ये मतलब शेर शाह सूरी का भतीजा था ना, जैसे शेर शाह सूरी का भतीजा था ना। जलाल खान का हाँ, शेर शाह उनका का। भतीजा था। अच्छा। तो अब ये गद्दी पर बैठ गए, कोई महान काम नहीं किए हैं, ऐसे ही थे ये। 3 साल बेचारे शासन कर पाए। बेचारे क्यों कहेंगे, बुरा आदमी था। 1557 तक ये जो है शासन करते हैं। बंगाल के सुल्तान इनके ऊपर अटैक मारते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद गद्दी पर बैठते हैं इब्राहिम शाह सूरी। इब्राहिम शाह सूरी। इनका एम्पायर बट गया था, कहा जाए तो, देखा जाए तो अलग अलग पार्ट में इनका एम्पायर टूट चुका था। अभी उसको हम देखेंगे, हेमू तक पहुंचेंगे तो इसके बारे में बताएंगे।
आदिल शाह का शासनकाल बहुत ही अर्थहीन था। कुछ भी ऐसा नहीं जो पूछा जा सके, तो बस आए और आके मर गए। अब इसके बाद आते हैं इब्राहिम शाहसूरी, वो भी ऐसे ही मरकट है, किसी काम के नहीं है ना, शक्तिहीन। इब्राहिम खान सूरी थे गाजी खान के पुत्र, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह के जो है ब्रदर इल्ला, दामाद। इब्राहिम आदिल खान शाह, सूरी, सर हाँ आदिल शाह आदिल, का तो शासन हुआ नहीं था ना सर, वो तो असफल हो गया था ना आगरा कैप्टन होकर के। क्या हो गया? सर जो इस्लाम शाह सूरी आया उसके बाद फिरोज शाह सूरी आया था ना सर, उसके बाद इस्लाम मुबारिज शाह खान सूरी, आया। इस्लाम शाह सूरी के बाद में, है ना, जलाल खान थे, यानी कि वो। उसके बाद आया फिरोज, फिरोज को मार करके गद्दी पे बैठ गया। जी सर। पहला अटेम्प्ट तो फेल रहा ना। आदिल जीत गया था सर वो बाद में। हाँ, जब जब वो अपनी मौत मर गया था इस्लाम शाह सूरी, तो उसके बाद गद्दी पर उनका बेटा बैठा दिया गया था 12 साल का, जिसको मारना आसान, शाह सूरी, उसको मार डाला। फिर मुबारिज खान बैठा था ना सर उसके बाद। फिर मुबारक खान ने मारा सर, बताया आपने। वारिस खान ही अपना नाम बदल के रखा मोहम्मद आदिल शाह। अच्छा मोहम्मद आदिल ठीक। खान। अच्छा सर। और मुबारिक खान यानी मोहम्मद आदिल शाह का दामाद था इब्राहिम शाह सूरी, या इब्राहिम खान सूरी। लेकिन सर आदिल शाह का तो आपने उसका भाई बताया था अभी, बड़ा भाई। ये दूसरा होगा। दो थे, दो थे, अच्छा। ठीक है, वो अलग, ये नेतू था, वो बेटा था सबसे बड़ा पुत्र। अच्छा उसको नाम दूसरा नहीं मिलता, यही हम्म, नाम रखे थे, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन महमूद, इतनी बार ये नाम में है पीछे दिल्ली सल्तनत में। अच्छा, तो इब्राहिम कहाँ से आ गए ये बीच में? इब्राहिम आगरा के गवर्नर थे, ठीक है? इनको बैठाया गया था गवर्नर के रूप में आगरा का, इब्राहिम को। या इब्राहिम खान भी कह सकते हो। ये क्या थे? गवर्नर ऑफ आगरा। 1555 में वहां पर बैठा भेजे गए थे काम। इन्होंने देखा कि कमजोर शासक गद्दी पर बैठा हुआ है, मेन तो अटैक मार दिया। अटैक मार करके उसको, आदिल शाह को गद्दी से नीचे उतार दिया। आदिल शाह पराजित हुआ, आगरा पर कब्जा कर लिया सिकंदर सूरी ने। इन्होंने उनके गवर्नर जनरल, मतलब सेनापति फरा को पराजित किया था। उसको हरा करके खुद गद्दी पर बैठ गया। तो ये हो गया इनका कहानी। ये ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही इनका चल रहा है। जल्दी से इनको भी डिथ्रोन कर दिया जाए सिकंदर शाह सूरी के द्वारा।
सिकंदर सूरी, ये कहाँ से आ गए? इनका वास्तविक नाम था अहमद खान। और ये जो है, ये भी मोहम्मद आदिल शाह के दामाद थे, सिकंदर सूरी, ब्रदर इन लॉ ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। Initially, he was appointed as the governor of Agra. नहीं सॉरी, आगरा तो था, राही, लाहौर। इनको लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया और इसने 1555 में लाहौर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसने बोल दिया कि वो इंडिपेंडेंट रूलर है लाहौर का, जब उसने देखा कि यहाँ आगरा में सिस्टम सब अपने में ही मरे जा रहे हैं, तो इसको मौका मिल गया था। कब घोषित किया था सर स्वतंत्र? 1555 में इसने लाहौर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, सिकंदर सूरी ने। जब इसने देखा कि यहाँ पर सब शासक जितने हैं कमजोर हैं, तो अपना गद्दी पर आराम से बैठ गया। अब देखते हैं इनके बाद क्या होता है। आदिल खान, मतलब कि जो है आदिल शाह सूरी, वो गद्दी पर अभी बैठना चाह रहा है। वो देखा उसने कि कैसे हमको भगा दिया इन्होंने, है ना। और वो इस बात को पर जोर भी लेना चाहता था कि इन्होंने हमको गद्दी हटा दिया। तो आदिल शाह ने योजना बनाई कि कैसे क्या करूं कि मैं वापस गद्दी पर बैठ जाऊं, है ना। और उस समय डिसइंटीग्रेशन कैसे कैसे, हेमू एक नया करेक्टर अब आएगा। एक हेमू के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमू कौन था। देखते, हेमचंद्र, तो हेमू। दिल्ली और आगरा, इनके कंट्रोल में था। इब्राहिम सूरी के, ठीक है। बिहार और आधा आगरा, आदिल शाह जो हार गया था, लेकिन तब भी उसका कंट्रोल पूरा थोड़ी नहीं खत्म हुआ था। अभी भी उसका कंट्रोल बना हुआ है आगरा और बिहार में। अहमद खान सूरी, ठीक है, जिनका नाम बदला हुआ नाम है सिकंदर सूरी। इन्होंने लाहौर पंजाब इनके अपने कब्जे में कर रखा था, ये बता ही दिया, लाहौर है पंजाब। इस तरह से भाई टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। एक और थे मोहम्मद खान सूरी,
बताया था दमाद। ये बंगाल इनके कब्जे में, इनके कब्जे में। मोहम्मद खान सूरी के कब्जे में था बंगाल। एक सिकंदर तीसरा दमाद सूरी, था वैसे। हाँ, सिकंदर सूरी का पूरा टारगेट था कि आदिल शाह को समाप्त किया जाना चाहिए। आदिल शाह को मार के वहां से भगा दिया, लेकिन अभी बिहार में गद्दी बैठा है। लेकिन अभी भी उसका सपना है दिल्ली और पूरा आगरा किला कब्जे में लेना। तो आदिल शाह का एक बहुत ही लॉयल और पावरफुल जनरल हेमू था। सेनापति कौन था? आदिल शाह का सेनापति। हेमू को इसने भेजा टास्क पर, ठीक। इसने बंगाल पर आक्रमण किया, है ना। इनको मोहम्मद खान सूरी को मार डाला, कहाँ भेजा सर? है ना। कासगंज? हम्म, कहाँ भेजा इसने हेमू को? बंगाल। बंगाल। बंगाल आक्रमण करने भेजा, वहां पर इसने, हेमू ने मोहम्मद खान सूरी को मार डाला। अब इस तरह से आदिल शाह के कंट्रोल में बिहार और बंगाल, है ना, ये दोनों रीजन आ जाते। आदिल शाह की शक्तियां बढ़ रही हैं। हम्म। हुमायूं जब गद्दी पर बैठ जाते हैं आगे, तो ये क्या करता है, हेमू। और बीच में छूट गया सर। अच्छा, मोहम्मद खान सूरी को मार डाला। मोहम्मद खान आक्रमण सूरी किया, को मार मार, डाला वहां। मोहम्मद खान सूरी को मार डाला। और इस तरह से आदिल शाह के लिए इसने बंगाल एवं बिहार दोनों कब्जे में दे दिया। इनका रोल बाद में भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर गद्दी पर बैठते हैं, ये वापस एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखता है हेमू, ठीक है। और इसने आगे बढ़ करके आगरा पर अटैक मारा और उनका जो जनरल था, सेनापति आगरा में, तरदी बेग, उसको पराजित भी कर दिया। तरदी बेग, इनको पराजित कर दिया। और उसके बाद इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है।
दिल्ली भी कब्जे में ले लिया। अब आगरा तथा दिल्ली दोनों कब्जे में आ गया तो ये राजा बन गया। तो हेमू ने अपना नाम बदला, भौकाली नाम रखा अब राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, उर्फ हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से इसने शासन संभाला, मतलब बैठा कर दिया। अच्छा, ये सब जनरल उन्नल बनने के पहले बंगाल नहीं, बंगाल नहीं, हरियाणा में रेवाड़ी है, वहां पर एक दुकान में काम करता था बेचारा, मतलब बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा था। शॉपकीपर था ये रेवाड़ी में। शॉपकीपर से लेकर के बताओ राजा तक का सफर इसका कितना एक्सपीरियंस वाला रहा होगा। मोदी था उस समय का, हाँ नरेंद्र मोदी था उस समय का। हाँ, बिल्कुल उस समय नरेंद्र मोदी था ये। लेकिन अकबर इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना, है ना। बैरम खान को भेज दिया। बैरम खान अकबर का बहुत ही सशक्त सेनापति था और राज्यों के पुनर्गठन में बैरम खान का सबसे प्रमुख योगदान देखने को मिलता है। बैरम खान के कारण ही अकबर का पूरा साम्राज्य विस्तृत हुआ था। अकबर कुछ नहीं थे, युद्ध तो बैरम खान करता था, बिना इनसे पूछे कर पाता था। ये तो छोटे थे, इनको इतना समझदारी थी ही नहीं। 17 साल के उम्र। खान बाबा बैरम खान, उसने अटैक मारा और ये पराजित हो गए। अब देखते हैं, वापस आते हैं पीछे, आदिल शाह, है ना। आदिल शाह सक्सेसर कौन थे इनके? सिकंदर सूरी ना। बाद में इन्होंने दिल्ली भी जीत लिया था कैसे? हाँ? जो आदिल शाह या आदिल खान थे, उन्होंने बाद में दिल्ली भी जीत लिया था क्या? किसने दिल्ली? हाँ, दिल्ली पर अटैक किया था। दोनों जीत लिए। इसने दिल्ली पर अटैक किया था, दिल्ली भी जीत लिया था, लेकिन कुछ क्षणिक, कुछ समय के लिए बस। उसके बाद बैरम पहुंचता है, मार पीट बराबर कर देता है। आदिल शाह सूरी गद्दी पर बैठे थे, है ना। सर अभी आदिल शाह लास्ट की में, बात ही कर रहा हूँ सर। हाँ, ये आदिल शाह के बाद आएंगे जब हुमायूं मर जाएगा तब, है ना। जब हुमायूं मर जाएगा तब हुमायूं को न्यूज पता चलती है कि वहां पर ऐसे ऐसे चल रहा है ना, और कमजोर तंत्र है, सिस्टम सही नहीं है इनका, गड़बड़ है। तो हुमायूं वहां से वापस आता है सेना वेना लेकर के अपना, और इनके ऊपर अटैक मार देता है। ये पराजित हो जाते हैं और हुमायूं जो है 1555 में, ठीक है, गद्दी पर बैठ जाता है। अब सिकंदर सूरी ने उसको कहा था, हुमायूं को, कि आओ इनको मारो, आदिल शाह सूरी को पराजित लेकिन सर करने के लिए। सर 55 में तो आदिल शाह बैठा हुआ था सर।
हाँ सर 57 हाँ, तक। आदिल शाह गद्दी पर बैठा हुआ था। 55 से 1556 57 नहीं, 1556। ठीक है। सर वो तो 57 तक बैठा हुआ था कौन? आदिल शाह। आदिल शाह हाँ, तो या इसने मुबारक खान, दोनों ही नाम है ना सर। इसने क्या कहते हैं, धीरे धीरे पहले इसने दिल्ली कब्जा में लिया, फिर उसके बाद इसने आगरा कब्जा में लिया फाइनली जा करके। हाँ, तो इकट्ठे नहीं जीत पाया था, धीरे धीरे करके इसने कब्जे में लिया। जब इसका फाइनल बैटल हुआ था, है ना, वो हुआ था अप्रैल 1557 में। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठ गया, पराजित करके आदिल था फाइनली। अब आगरा भी इसके कब्जे में आ गया था, है ना। लेकिन ये गद्दी पर बैठने के बाद दोबारा अपने आप को राजा घोषित कर देता है, लेकिन जी नहीं पाता है ज़्यादा समय तक। लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हुए उतर रहा था, नीचे गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद में अकबर जो है गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद हेमू वाला जो सीन था हमने बता ही दिया, कि हेमू का उसके बाद क्या रोल हुआ। लेकिन फाइनली अब गद्दी पर बैठ आ गए हैं अकबर। मुगल वंश का सबसे महान शासक, दो ही लोग के नाम के आगे ग्रेट लगता है, अशोक और अकबर। बैरम खान की मदद से गद्दी पर बैठ जाता है। कलनौर पंजाब में इनकी ताजपोशी 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, बैरम खान ने किया था और इसे शहंशाह की उपाधि दिया था। शहंशाह किसने दिया था? इनके सेनापति बैरम खान, हुमायूं का भी सेनापति था बैरम खान। कहां पर ताजपोशी हुई? कलनौर। कलनौर है पंजाब में, वहां पर इसकी ताजपोशी हुई थी। ये यहाँ तक पूछा गया कितने वर्ष का था, तो 13 वर्ष का बालक था। अब इनके बारे में एक एक चीज देखनी पड़ेगी अकबर के बारे में। इनके जो युद्ध हैं उनको देखना पड़ेगा, और इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिटी इन्होंने बनवाया, वहाँ क्या क्या करवाया, क्यों छोड़ दिया, कब से कब तक कैपिटल थी, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अकबर, रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ अकबर, ये सब बहुत पेपर में पूछा जाता है। अकबर बहुत काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एक बार सर उनका डेट बताना, हुआ कब था ताजपोशी? इनका जन्म ताजपोशी का हुआ डेट। था अमरकोट में, जब इनके पिताजी शरणार्थी थे। अमरकोट पाकिस्तान में, हिंदू राजा के घर में। हाँ, क्या पूछ रहे भाई, कुछ कह रहे हो? ताजपोशी का समय सर, डेट, गद्दी क्या? पर बैठने का समय सर। गद्दी पर इनका ताजपोशी जो हुआ था, है ना, 11 फरवरी 1556 को।
अभी इनको जो है सिकंदर सूरी से लड़ना बाकी है। ठीक है, पूरा राज्य इनके क्षेत्र में नहीं आया है। लेकिन तब भी ताजपोशी हो गई है, ये शासक घोषित कर दिए गए हैं। सिकंदर सूरी को भी बैरम खान पराजित करके पूरा साम्राज्य को एकीकृत कर देता है। अक्टूबर 1605, 27 अक्टूबर 1605 तक इनका जीवन काल चला था। तो अब देखते हैं इनके युद्ध अभ्यास। तो पहला तो इनका हो गया एक सिकंदर सूरी से इनको पराजित किया। अभी इनको हेमू ने परेशान किया बीच में, है ना, इन्होंने हेमू को पराजित किया। ये दो चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। लेकिन ये इतना ही काफी नहीं, अभी बहुत सारे इनके युद्ध होने हैं। अच्छा, ये वाला युद्ध पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 5 नवंबर 1556, जिसमें बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि हेमू की पराजय हुई। उसके बाद क्या था कि सिकंदर सूरी पंजाब में एक्टिव हो गए थे, तो उनको पराजित किया और इसके बाद ये निर्द्वंद रूप से शासन करना प्रारंभ किया। और उन जगहों को भी इसने कब्जे में लिया जो बीच बीच में, जैसे ग्वालियर, अजमेर, है ना, राजपूताना, ये सब ऐसी जगहें थी जहां पर इसने कब्जे में लिया वापस। यहीं पर इनके क्या कहते हैं, एक सौतेली माता कहते, सौतेली माता, हाँ, महामंगा, शिवेंद्र, हाँ सर। क्लियर हो रहा है क्या आज कुछ? मेरी तो समझ में नहीं आ पा रहा क्या चल रहा है। वो बीच में ये हेमू वाला से जब शुरुआत हुई ना, उस समय से थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं तो हेमू वाला पढ़ा ही नहीं, हेमू वाला के लिए पेज छोड़ दिया खाली। हेमू वाले के लिए अलग ही छोड़ खाली छोड़ रिकॉर्डिंग दिया। सुननी पड़ेगी बाद में 2-3 मिनट तक आएगा समझ। हाँ तभी आएगा सर। सुबह सुबह पता नहीं कैसे नेटवर्क इतना फंस रहा है। हाँ, ये कह रहे थे कि इनकी एक सौतेली माता थी जो अपने बेटे अधम, उनका नाम था महामंगा। ठीक है, अपने बेटे अधम खान को गद्दी पर बैठाना चाहती। तो उसने क्या किया अकबर ने कि उनको पराजित किया बैरम खान को भेज करके। फिर उसके बाद बैरम खान पराजित तो किया, लेकिन अकबर ने
इस शर्त पर उनको छोड़ दिया कि वो इसके अधीन काम करेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। महामंगा ने भी कहा कि नो मोर कंस्पिरेसी, हम आपके हिसाब से काम करेंगे, आप ही राजा बने रहो। जब अकबर को शासक स्वीकार कर लेती हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। फिर क्या था कि बाज बहादुर के साथ पंगा होता है, मालवा। पीर मोहम्मद खान मालवा पर आक्रमण करता है, ठीक है। अफगानी शासक था बाज बहादुर, जो मालवा शासक था। बाज बहादुर ने मालवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। इनको एक हिंदू क्या कहते हैं राजकुमारी से प्रेम हो गया था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे चीज बनवाया था, जिसका नाम था रूपमती। सारंगपुर के युद्ध में इनको अकबर के द्वारा भेजा गया जो सेनापति था पीर मोहम्मद खान ने बाज बहादुर को पराजित किया। पंद्रह सौ साठ बैटल ऑफ सारंगपुर ये लड़ा गया था पीर मोहम्मद खान और बाज बहादुर के बीच। बाज बहादुर यहाँ से पराजित होकर के खंडेश भाग गया था। अगला युद्ध अगला इनको प्रॉब्लम हुई पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने पिटोरिया और कार्टेज पॉलिसी चला रखा था अरब सागर में। ये पूछा गया है क्या है? चुंगी जो यात्रा एक करते है थे लाइसेंस कि अगर कोई वहां से क्या कहते हैं गुजरेगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा पुर्तगालियों को। तो दूसरा है चुंगी, भारत में कोई आता है पोस्ट पर तो उसको चुंगी देना पड़ेगा। ये था कार्टेज एक तरह से चुंगी। हाँ। और ये लोग बहुत परेशान कर दिए थे। तो हुआ क्या कि ये 1572 में कुछ लोग जा रहे थे मक्का और वहां पर इन लोगों ने उनको वही पिटोरिया कार्टेज पॉलिसी के तहत गिरफ्तार कर लिया। अकबर को पता चला, अकबर ने अटैक कर दिया और इनको बहुत बुरी तरह से गुजरात में तबाही मचाई। इनकी फैक्ट्री वैक्ट्री जला दी गई। तो इस तरह से उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्होंने कहा कि हम संधि करते हैं कि आज से कोई भी जब मक्का जाएगा तो उससे कोई चुंगी कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। और उन जो पुर्तगालियों का उपनिवेश स्थापित था, बस ये था कि अब हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्री चलाएंगे आपके अधीन। पुर्तगालियों का बेस खत्म हो गया गुजरात में। अब गुजरात में अकबर ने फिर खान आजम मिर्जा को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। खान ए
आजम मिर्जा युद्ध के बाद इनको वहां पर बैठा दिया प्रशासन देखने को। इस विजय की याद में, अगली बात इंपॉर्टेंट है, इस विजय की याद में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा लगवाया। पूछा गया है किस चीज की याद में? गुजरात विक्ट्री की याद में इन्होंने जो उनको यूरोपियों को पराजित किया, उन्होंने लगवाया। अगला 1564 का युद्ध, ठीक है, गढ़ा का युद्ध। बैटल ऑफ गढ़ा, ये गुजरात का युद्ध 1572 में हुआ था ना? एक पर्वतीय क्षेत्र है। सर यहाँ के जो राजा थे, जो है अल्पायु के राजा वीर नारायण, लेकिन वास्तविक शासिका थी इनकी माता दुर्गावती। ये काफी फेमस दुर्गावती। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर थोड़ा सा सीरियल पूछ लेते हैं ना, तभी पूछ रहा था कि गुजरात का युद्ध 1572 में हुआ था। बाद में हुआ था, 1572 में हुआ। हाँ 72 में, उसके बाद में। ठीक है। ये 1564 में हुआ है। सीरियल तो अपने आप दिमाग में मेंटेन हो जाता है। दुर्गावती है ना, राजपूत शासिका थी, इनडायरेक्ट मतलब कि वीर नारायण की संरक्षिका थी। गोंड साम्राज्य, गोंड ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था और अकबर को इसकी जरूरत थी। इसमें असफ खान को भेजा। असफ खान इस बीच एक घटना और घटित हुई। इस युद्ध के समय कॉन्स्पिरेसी करके बैरम खान को सब लोग निकलवा दिए, अकबर का कान भर करके। कहे कि ये अपने मन से सारा काम करता है, तुम्हारी सुनता नहीं और जिद करता है, थोप देता है। तो लगता नहीं कि आप शासक हो। आपको डांटता है, बैरम खान आदेश देता है, आप वही करते हो। कहाँ के राजा? इस बात से बहुत गुस्सा गया था अकबर और उसने बैरम खान को कहा कि तुम जो है ये राज, तुमको राज निकाला दिया जाता। बेमतलब, देखो कहते ना कि बुरे के साथ में अच्छा करोगे तो बुरा ही होगा, है ना। किसी बुरे के साथ अच्छा नहीं करना चाहिए। बुरे के साथ अगर तुमने अच्छा किया, अपना धर्म निभाया, तो तुम गए, क्योंकि वो अपना धर्म निभाएगा तुम्हारे साथ। क्रिमिनल्स की और इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को कभी न शरण देनी चाहिए, न किसी प्रकार का हेल्प करना चाहिए। तो वो जा रहा था काबुल, वो से होते हुए मक्का, है। और बैरम खान को, क्योंकि काबुल का विद्रोह दमन किया था बैरम खान ने जा करके, तो जब उधर से गुजरा तो
सब देखे कि अरे बैरमुआ है का जा रहा, लग तो ऐसे रहा, लेकिन अकेले ये आया था, बहुत उत्पात मचाया था, हम लोग बहुत मारा था। इनको सब घेर लेते गए, तू बैरम है ना, तो कोई बोल ही नहीं रहा। इसको जो है घोड़े से नीचे गिरा दिया गया और सबने इसको पहले ढंग से पीटा, उसके बाद घोड़े में बांध करके वहीं मरुस्थल में घसीटा, है ना। और उसके बाद इसकी पूरी खाल कट गई थी, इसकी दाढ़ी में आग लगा दिया, जला दिया चेहरा इसका। फिर उसको जो है तब तक पीटा, कई दिन तड़पा तड़पा करके बैरम खान को रखा गया। मतलब पानी छीटा मार मार होश में लाते थे और फिर मारते थे तब तक कि जब तक बेहोश ना हो जाए। और फिर बैरम खान तड़प तड़प करके काबुल में इस तरह से मार डाला गया। अब इन्होंने अपना नया सेनापति नियुक्त किया था, असफ खान, और गोंद का टास्क बैरम खान से छीन करके असफ खान को ही दे दिया गया था, और बैरम खान की मृत्यु हो जाती है। बैरम खान की 2 बेटियां थी, अकबर उनको उठा लाते थे, है ना, अपने हरम में रख लेते। बहुत लड़ने चले थे बैरम खान। तो इन गोंड साम्राज्य के ऊपर अटैक हो जाता है, हार जाते। दुर्गावती आत्महत्या का जौहर कर लेती है, जौहर करके सती हो जाती है। और इनकी एक बेटी थी, ठीक है, कमला देवी। असफ खान उन्हें लेके आता है, अकबर को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, उपहार, और ढेर सारे हाथी आभूषण सब चीजें लेकर के आता है। तो ये था इनका ये वाला। अच्छा, अकबर की हत्या करने की कोशिश की गई थी, इनके ऊपर एक अटैक हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है। दिल्ली के निकट हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से सेम ईयर 1564 में अकबर दर्शन करके वापस आ रहा था। वहां जैसे बाहर निकला थोड़ी दूर पर मिर्जा शरफुद्दीन मिर्जा शरफुद्दीन ने, जो कि अकबर का ही एक सामंत था, नोबल, इन्होंने अकबर की हत्या करने की कोशिश की, तीर मारा, लेकिन अकबर बच गया और उसके बाद इसे पकड़ा गया और मृत्यु दंड दे दिया गया। मारे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। अब इसके बाद अकबर का रुझान होता है राजपूताना की तरफ। अकबर अब वैवाहिक संबंध नीति का अनुसरण करता है। He adopted policy of matrimonial alliances। शादी करो और क्या कहते हैं, दहेज में जगह भी लो और वहां के राजा को अपनी दासता स्वीकार करने पर बाध्य कर दो, यही पॉलिसी थी। अकबर ने ऐसे बहुत सारे राजपूतों से शादी करी और उनको अपने कंट्रोल में लाए, नियंत्रण में लेके आए।
लेकिन अपनी एक भी बेटी की शादी कहीं किया ही नहीं अकबर ने। हिंदुओं की छोड़ो, मुस्लिम से भी शादी नहीं की। अपनी बेटियों को अकबर ने हमेशा कुंवारा रखा, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि उसकी शादी कर दें कहीं पर तो ये कमजोर पड़े, इसलिए इसने ऐसा किया। इसी पॉलिसी के तहत जोधा के बारे में बता सकता है कोई? मूवी देखे होगे जोधा अकबर। राजा भारमल की पुत्री थी, आमेर के राजा भारमल। हाँ, अम्बेर के राजा भरमल, है ना, जी, भरमाल की, भारमल, भारमल नाम था। हाँ, पुत्री थी। और इनका असली नाम क्या था? हरका बाई। हरकाबाई या हीर कुमारी, है ना, जी। हीर जी। कुमारी या हरका बाई था। उनके लिए इन्होंने घर महल में भी टेम्पल सिल्क की बनवाया। बनती थी, बनवा रखा था, है ना। काफी सेकुलर बिहेवियर उनके साथ किया था। ये सब दिखावा बनती है। सबने, कई सारे राजपूतों ने इनका ऐसे ही एक्सेप्ट करते चले गए। सिर्फ किसने नहीं किया वो इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप ने। दो लोग दो लोग थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेवाड़ के राजा उदय सिंह। ये वही लड़का था, याद करो, जिसको पन्ना धाय ने रह गया था। बचा लिया था। उदय सिंह। हम्म, उदय सिंह सबका बदला लेगा नवाज, है ना। इसने नहीं, हाँ। दूसरे थे मारवाड़ के शासक, चंद्रसेन राठौर। ये दो लोग थे। ना तो इन्होंने दासता स्वीकार की, ना ही इन्होंने विवाह किया अपने किसी परिवार को उसका, है ना। ये किनके पुत्र थे? राणा सांगा के, सिसोदिया राजवंश। राणा प्रताप सिसोदिया थे, और ये राठौर थे दूसरे वाले। कई बार युद्ध किया, है ना, लेकिन उदय सिंह नहीं माने। उदय सिंह के बाद अकबर ने, क्या कहते हैं, कह रहा हूँ अकबर, उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राणा प्रताप इनसे युद्ध करते रहे। कहते हैं कि घास की रोटी भी खानी पड़ी, लेकिन क्या कहते हैं, वो सर नहीं झुकाए। कौन सा बैटल था? हल्दी सब घाटी। बहुत फेमस है। हल्दी इसमें घाटी। हल्दी सिलेबस घाटी। में चेंज किया गया है, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि अकबर जीते थे, राणा प्रताप हारे थे। लेकिन अभी एनसीईआरटी में क्या है कि राणा प्रताप हारे नहीं थे, युद्ध लगातार चलता रहा। बाद में अकबर ने सोचा कि इनको हम नहीं हरा पाएंगे, अजेय हैं। अकबर ने अपना दिमाग चेंज कर लिया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
1576। डेट तक याद रखना, 18 जून 1576। महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र इस समय गद्दी पर बैठे हुए हैं, सिसोदिया राजवंश के शासक। और मुगल सम्राट अकबर ने अम्बेर के युवराज मान सिंह को भेजा था इनको पराजित करने। देखो, हिंदू को पराजित करने के लिए हिंदू को भेजा गया है। हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में है, राजस्थान। और इनके सपोर्ट में थे सैयद अहमद खान बरहा। किसके सर? किसके सर? मान सिंह अकेले थोड़ा नहीं जीत पाते। और सैयद अहमद खान, ठीक है, पहले तो अहमद खान को ही भेजा था। अहमद खान जब हार रहे थे तब बड़ी भारी सेना लेकर के मुख्य सेनापति बना करके मान सिंह को भेजा था। सेना लगभग काफी ज्यादा हो गई थी, कई गुना राणा प्रताप की सेना की तुलना में। इस अकबर में क्या, इस युद्ध में क्या हो गया था कि जो पीछे की बात है ना, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन युद्ध में घायल हो जाते हैं राणा प्रताप। इनके 2 घोड़े और एक हाथी था। कोई बता सकता है नाम? उनका पूछा जाता है। बहुत बहादुर हाथी और सर घोड़े। चेतक। चेतक, चेतक नाम था घोड़े का, दूसरे का तो पता नहीं। राम प्रसाद हाथी। चेतक और बादल। बादल। चेतक, बादल। और हाथी का नाम था राम प्रसाद। रामू। हाँ? रामू या राम राम प्रसाद। प्रसाद। बादल युद्ध में मारा गया था। चेतक राणा प्रताप को घायल अवस्था में लेकर के भागते 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 जब घाटियों के अंदर पहुंच गया, वहां पर एक सुरक्षित जगह देख करके बिना खाए पिए घोड़ा लगातार भागता रहा दूर। वो भी खुद भी घायल था, लेकिन राणा प्रताप को सुरक्षित जब उसने पहुंचा दिया, प्यास के मारे वो घायल भी था, और उसके बाद फिर वहीं पर वो गिर करके मर गया। सोचो कितना वफादार था घोड़ा, कितना बुद्धिमान था घोड़ा। चेतक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इनका जो हाथी था राम प्रसाद, युद्ध में इतना बढ़िया लड़ा था कि इसने 11 हाथियों को मारा। ठीक है, उनके 11 हाथियों को उसने, एक हाथी ने पराजित किया था। और उस हाथी का कौशल देख करके अकबर ने कहा, मुझको ऐसा हाथी चाहिए, यही वाला हाथी हमको चाहिए, चाहे जैसे। इसी तरह से उसको सबने कंट्रोल किया था सकरे में बांध करके। वो हाथी क्या था कि खाना पीना छोड़ दिया था, उसने बैठा नहीं वो कभी नीचे, है ना, और खाना नहीं खाया, वो मर गया। अकबर ने कहा कि बताओ, जिसके हाथी को मैं नहीं झुका पाया घुटने पर, मेरा दिया हुआ जिसका हाथी नहीं खा रहा है, तो क्या उसको, उसके मालिक को कहाँ मैं झुका पाऊंगा। हाँ।
अकबर ने कई बार भेष बदल करके गया भी, राणा प्रताप से वहां जंगल में मिला, उन्हें कहा काहे तुम यहाँ घास खा रहे हो, है ना, तुम हमको राजा मान लो, तुम अपना आराम से वहां रहना। लेकिन उनका नहीं माने, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक तुम राजा हो नहीं, हम तो हार स्वीकार किए। ऐसा कहा जाता है कि मिलते थे, उसका बातें होती थी, ऐसा कुछ इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर अकबर को पता होता कि ये यहाँ छुपा हुआ है तो मरवा डालता। वहाँ क्या कहते हैं, प्रेम प्रलाप करने नहीं जाता। मान सिंह कौन से वंश के थे? कछवाहा, ठीक, कछवाहा। राजा टोडरमल को इसने भेजा था राणा प्रताप से संधि के लिए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि राणा प्रताप से संधि प्रस्ताव हेतु अकबर ने किसको भेजा था? तो उत्तर है टोडरमल, जिनको राजा की उपाधि भी अकबर ने ही दिया था, राजा टोडरमल। लेकिन खाली हाथ इनको वापस आना पड़ा, कुछ भी इनके हाथ टूट फुल नहीं लगा। फिर उसके बाद आता है अगला, पूर्वी भारत पर चढ़ाई। ठीक, अभी तक तो इधर देख रहे थे पश्चिम और सेंट्रल इनका और पार्ट। बता दो सर, साथ साथ में इनका और बता दो सर, जो मारवाड़ के शासक थे राठौर साहब। हाँ हाँ हाँ, ये तो छूटे जा रहे हैं। एक लोग का अंतिम तक तो हम देखा, अभी नो रिजल्ट, है ना, ये बहुत लंबा चलेगा, राणा प्रताप के बाद भी। ठीक ठीक, आनंद प्रताप तक चलेगा मामला, जहांगीर के समय जाकर के संधि होगी, है ना, तब जाकर के मामला शांत होगा। वो कहेंगे हाँ ठीक है जहांगीर, हम तुमको एम्परर मानते हैं। जहांगीर कहेगा ठीक है, तुम अपना राज दियो, तुमसे हम टैक्स वैक्स नहीं लेंगे, तुम अपने जैसे राज करते रहो, लेकिन हमको तुम एम्परर मानोगा। तब जाकर के वहां पर खत्म होता है इनका मामला। लेकिन अब राणा प्रताप के जीते जी तो नहीं हो पाया कुछ। दूसरे क्या नाम भाई मारवाड़ के शासक? चंद्रसेन राठौर। राठौर साहब। कोई है राठौर यहाँ? जी सर। नहीं है? तुम सर। हो? जी सर। तुम कहाँ से राठौर लगती हो? दिव्यांशी अच्छा राठौर सर। अच्छा, तुम दिव्यांशी, तुम राठौर हो? यस सर। तलवार वलवार चलाना जानती हो? नो सर। अच्छा, हेलो, जब बात राजपूताना पे आ गई तब जाके दिव्यांशी जी बोली आज। ये जोधपुर के मारवाड़ के राजा थे। ठीक, मारवाड़ के शासक या जोधपुर के, ठीक है, कहा जाता है वर्तमान। ये भी 20 साल तक अकबर से लड़ाई किया, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था ये। इस कारण से इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये छूटे जा रहे थे। चंद्र। निम्नलिखित में से किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? वो इन्हीं कहा जाता है। और दूसरा इन्हें कहते हैं भूला बिसरा राजा। ठीक है, भूला बिसरा राजा।
ये किसके पुत्र थे? ये राव मालदेव के पुत्र थे। अकबर ने उनके ऊपर चढ़ाई किया था, क्या कहते हैं, राव मालदेव के ऊपर। राव मालदेव पराजित हुए थे, राव मालदेव राठौर, हाँ, और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे थे। और ये भी उसी तरह से जैसे उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने कमान संभाली, वैसे ही मालदेव राठौर के मृत्यु के बाद में इन्होंने युद्ध की कमान संभाली। ठीक है। राव मालदेव का शासन काल, जो इनके पिताजी थे, ये भी काफी लंबा युद्ध किए थे। मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो यही था इनका। ये भी उनसे लड़ते रहे। उसके बाद जंगलों में कहीं जाकर के छुप गए, गुरिल्ला युद्ध करते थे। अकबर की सेनाएं कहीं निकल रही हैं, कुछ है तो पत्थर गिरवा दिया उनके ऊपर, रास्ता जाम करा दिया। कोई सेनापति वगैरह गुजर रहा है, मान सिंह अंबेर के शासक नहीं थे, रूलर नहीं थे, ये मनसबदार थे। एक तरह से सबसे बड़े मनसबदार थे अकबर के। जोधा इनकी बहन थी, यानी अकबर के साले थे मान। उसकी बहन कौन थी सर? सर बहन थी या बुआ थी वो मान सिंह की? इनके भाई पिता कोई और नाम था उनका शायद। हेलो। और जोधई की बात तो कर रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, जोधा की बात कर रहे हैं। मान सिंह इनकी बुआ थी ना, जोधा। सब लोग तो बुआ ही बता रहे हैं। हाँ हाँ, इनके भाई का नाम था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3-4 लड़के थे भारमल के, बड़े वाले लड़के की लड़के, बड़े वाले लड़के के लड़के थे मान सिंह। हाँ, हम्म। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह गद्दी पर बैठे थे, वो भी लड़ते रहे, है ना, मोटा राजा उदय सिंह। सर कुछ बताया था कि आवाज चली गई थी अभी आपकी। हाँ, वही फिर से बता दे रहा हूँ। जी जी तो सर। उनके बाद अगले शासक बने थे मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद कल्याण दास थे जो है लास्ट, जिन्होंने जहांगीर के साथ संधि किया। जैसे आनंद सिंह ने संधि कर लिया था, वैसे ही इन्होंने भी संधि कर लिया था, मामला खत्म हो जाता। लेकिन ये चंद्रसेन पूरा टाइम युद्ध करते रहे। ये दो वीर निकले जिन्होंने अकबर की चतुर नीति का शिकार नहीं हुए। कॉन्टेस्ट। हाँ, और किसी कुछ पूछना है तो पूरब के अभियान की तरफ चलते हैं। बहुत युद्ध किया अकबर, और धीरे धीरे करके इसने राज्य का विस्तरण किया।
किसी कुछ नहीं पूछना है। और यही बता दो जो चंद्रसेन वाला दोबारा बता दो और स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। चंद्रसेन के बाद आया मोटे राजा उदय सिंह, उसके अब बाद कौन देखते आया सर? हैं आगे इनका पूरब की तरफ जो कांकेस्ट था, ईस्ट। नॉर्थ इंडिया हम लोग देख चुके, मिडिल पार्ट देख चुके, वेस्टर्न पार्ट देख चुके। अब हम लोग चलेंगे पूरब की ओर अकबर को लेकर। ठीक है, अफगानी सुलेमान खान कर्रानी के नेतृत्व में बंगाल में सक्रिय हो गए थे। सुलेमान खान कर्रानी के नेतृत्व में एक्टिवेट हो गए थे। तो अकबर ने इनको पराजित करने के लिए आक्रमण किया, फिर क्या पराजित हो गए 1572 में। अब इस तरह से इसका बंगाल पर कब्जा हो गया ईस्ट में। और इस विजय के बाद इसने बादशाही दरवाजा लगवाया पूरब की तरफ। एक दक्षिण में है, एक पूरब में है। लगवाया दरवाजा सर किस जगह पे? ये दरवाजा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा जहाँ पे है। अब बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास। हाँ, बस वही। दो तरफ, एक पूरब की तरफ जो पूरब की विजय दिखाता है, एक पश्चिम की विजय दिखाता है। अकबर ने उनके पुत्र दाऊद खान को, कर्रानी का ही पुत्र था, वहां पर गवर्नर नियुक्त कर दिया। गद्दी पर बैठा रहेगा लेकिन इनके हिसाब से काम करेगा। इस तरह से कर्रानी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। ये था पूरब की विजय। दाऊद खान को सर वहाँ दक्षिण की तरफ राज्यपाल आक्रमण। सर दाऊद खान को वहाँ राज्यपाल बना दिया था क्या? कि तुम बैठे रहो गद्दी पर, तुम अपना सब करोगे, हम राजा रहेंगे, तुमको टैक्स दोगे, बात खत्म। दक्कन पर आक्रमण, ठीक, दक्षिण भारत में कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया 1593। अहमदनगर का किला, ठीक है। शासिका थी चांद बीबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बीजापुर, अहमदनगर और बरार तक इनका शासन फैला हुआ था और अहमदनगर के किले में रहती थी। बीजापुर, अहमदनगर और बरार। चांद बीबी का महल भी है यहीं पर।
पैलेस ऑफ चांद बीबी। अकबर की सेना वहां पहुंची। 5 साल तक इन्होंने डिफेंड किया, काफी तगड़ा युद्ध इन्होंने किया। लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने अकबर की सेना को डिफेंड, बीच में आती थे फिर वापस चली जाती सेना, युद्ध होता था कुछ समय तक, कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। लेकिन फाइनली अगस्त 1600 में, है ना, चांद बीबी पराजित हुई, है ना, और उसके बाद दक्कन का ये अहमदनगर बीजापुर वाला एरिया पूरा उनके कब्जे में आ जाता है इनकी पराजय के बाद। खंडदेश के शासक थे मीर बहादुर शाह, इनको भी पराजित किया लगे हाथ। इस तरह से साउथ इंडिया के ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट अकबर के कंट्रोल में आ गए। वहां पर अपने पुत्र धनियाल को बैठा दिया, गवर्नर बना दिया दोनों ही पार्ट के लिए। धनियाल किसका पुत्र था? इनकी मम्मी के बारे में बता सकते हो कौन थी? इनकी मम्मी थी, तुम लोग सुने होंगे, अनारकली। हाँ? सुना है सर। अनारकली को तुम लोग जहांगीर के साथ जानते हो, हाँ? नाम जिले लाही अनारकली, लेकिन असलियत ये थी उसका जहांगीर से नहीं, जहांगीर से भी था लेकिन जहांगीर के बाद से भी था, अकबर से। और अनारकली और इनसे एक संतान भी थी जिसका नाम था धनियाल। जहांगीर छोटे थे, इनको केयर टेकर के रूप में अनारकली को काम दिया गया था, लेकिन इन दोनों के बीच फिर प्रेम हो गया। लंबी कहानी है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोगों ने अकबर के सारी युद्ध निपटा, ठीक। कल हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसने टैक्स रिफॉर्म वगैरह किए, करोरी कोरी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ये सब पेपर पूछा जाता है उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।